देख रहे हैं, सुन रहे हैं मोदी जी को। उम्मीद तो यही थी कि जो संसद का सत्र है उसमें हंगामा होगा और बहुत सारे सवालों का जवाब देना है और कहीं ना कहीं सरकार भागेगी। राकेश जी, आप तो शुरू करता हूँ पहले। मोदी जी जिस तरीके से पेश आते हैं, वैसे तो अब उनसे भाषा, या जब वो कह रहे हैं कि साहब दबोच लेते हैं, फिर वो कहीं कह रहे हैं कि हुदड़ंग, ये भाषा जो है, ये संसद में जो विपक्ष है, अब तो वैसा नहीं है कि पहले था कि जो जिसमें नेता प्रतिपक्ष जैसा पद नहीं दिया था, आपने विपक्ष का पद ही नहीं दिया था। अब आप इस तरीके से बातें कीजिएगा, आप जहां जो इश्यूज हैं उस पर बात करते नहीं, उन सवालों का जवाब देते नहीं है, और सदन के बाहर ये कहकर बचने का प्रयास की वो चर्चा नहीं चाहते, चाहे मणिपुर हो या फिर इसके साथ साथ हम अभी देख रहे हैं जो संबल को लेकर जिस तरीके का एक स्थिति है, बाकी सब इश्यूज हैं। तो राकेश अचल साहब, पहली प्रतिक्रिया आपकी मोदी जी की जो भाषण था और जो संसद का आगामी जो दिन होने वाले हैं, आज आप बच लिए होंगे लेकिन आने वाले दिनों में तो शायद जवाब देना होगा। पहली प्रतिक्रिया राकेश जी आपकी। राकेश अचल साहब। धन्यवाद संजीव जी। देखिए, संसद का जो शीतकालीन सत्र है, इसको लेकर के लोगों के मन में पहले से ही बहुत सी आशंकाएं थी और उन आशंकाओं को प्रमाणित कर दिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शुरुआती जो सदन के बाहर जो उनका पत्रकारों से बातचीत हुई है, उससे पता चल गया है कि हमारी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो गठबंधन है, उसके जो नेता हैं, वो अपना रवैया बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जो पिछली संसद थी, जो अभी जो 6 महीने पहले गठित हुई है, उससे पहले वाली संसद में जिस तरह से सरकार ने, सरकारी पक्ष ने और लोकसभा के अध्यक्ष ने, वही लोकसभा के अध्यक्ष फिर से हैं जो पहले थे, उन्होंने जिस तरह से निर्वाचित सांसदों के प्रति, खास तौर पर विपक्ष के सांसदों के प्रति जो रवैया अख्तियार किया था, वो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काले अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि इतने थोक में सांसदों का निलंबन पहले कभी नहीं हुआ था। आजाद भारत की 16-17 संसदें हमने देखी हैं, उनमें निलंबन हुए हैं, हंगामे हुए हैं, सदन की कार्रवाई हफ्तों हफ्तों नहीं चली है, लेकिन थोक बंद 140 से ऊपर दोनों सदनों के सांसदों को आपने सदन में घुसने नहीं दिया, निलंबित कर दिया और अपने ढंग से मेजें थपथपा करके आप अपनी कार्यसूची पर काम करते रहे, कानून बनाते रहे। और उसका खामियाजा क्या हुआ? जो चुनाव अभी 4 जून को जिसके परिणाम आए थे 2024 में, वो सबने देखा। जनता ने आपको रोका कि आप जिस ढंग से एक तरफा तानाशाही तरीके से संसद को चलाना चाहते हैं, वो सांसदों को तो पसंद है ही नहीं, विपक्ष के, और जनता को भी पसंद नहीं है। तो जनता ने आपको 240-42 पे रोक दिया। अब पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ है हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में और झारखंड में, इन विधानसभा चुनावों के नतीजे भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अब सरकार जनादेश का इंतजार नहीं करती है। उसके हाथ में मशीन है, उसके हाथ में मशीनरी है, वो जैसा चाहे जनादेश हासिल कर सकती है। अब लोग कहेंगे साहब झारखंड में तो दूसरी पार्टी जीत गई, तो ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। एक टुकड़ा आपको देंगे, 3 टुकड़े हम खा लेंगे। हरियाणा हमने हड़प लिया, जम्मू कश्मीर में हम हार गए, कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र बड़ी विधानसभा है, 288 सदस्यों की विधानसभा है, उसमें हमने जितना ज्यादा हड़प सकते थे ले लिया। झारखंड में 88 सीटों वाली विधानसभा हमने छोड़ दी। तो आप ईवीएम पर उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन वो उंगलियां उठ रही हैं। और सदन में जिस ढंग से पहले दिन ही सदन पर आसन पर आते ही हमारे जो सभापति होते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, वो हंगामे की शुरुआत होते ही पहले से तय करके आते हैं और कहते हैं सदन की कार्रवाई फला दिन तक के लिए स्थगित। आप हंगामा करने वाले सांसदों से बात नहीं करना चाहते, उनकी बात सुनना नहीं चाहते, सदन स्थगित करिए ना, किसने रोका है? आपका अधिकार है। आप 15 मिनट के लिए स्थगित कीजिए, लोगों को बुलाइए अपने चैम्बर में, बातचीत कीजिए, समझाइए, समझिए क्या दिक्कत है, क्यों हंगामा कर रहे हैं। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं भारत की जो मौजूदा सरकार है, 10 साल 6 महीने की हो गई है, इस सरकार ने इस सारी परंपराओं को उठा करके ताक पर रख दिया है। ये अपने मनमाने ढंग से संसद को चलाना चाहती है, हड़काना चाहती है। और मुझे लगता है कि आने वाले जो 4 साल रहेंगे, अगर सरकार पूरे समय चल गई तो, और चल सकती है,
क्योंकि इस समय जो देश में राजनीतिक हालात हैं, जिस ढंग से उठापटक चल रही है, उसमें प्रतिपक्ष भले ही अभी सदन में आपको मजबूत दिखाई देता हो, लेकिन राज्यों में उसकी स्थिति लगातार कमजोर की जा रही है। क्षेत्रीय दलों का जो मान स्वाभिमान और जो हिस्सेदारी है, उसको लगातार कम किया जा रहा है योजनाबद्ध तरीके से, मशीन के जरिए, मशीनरी के जरिए और फ्री लीज के जरिए। महिलाओं को बहन बना लीजिए, 7,500 रुपए दे दीजिए, पूरे घर के वोट ले लीजिए। तो इस तरीके से संसद में भी आप देखेंगे कि इस बार भी ठीक ध्वनि मत से सरकार अपने जिन 4, 5, 6 महत्वपूर्ण विधेयकों को लेकर के मुंह की खा चुकी है पहले सत्र में, उन सबको निकाल के ले जाएगी, लोगों को बात नहीं करने देगी, बहस नहीं करेगी और जरूरत पड़ी तो पहले तो 140 हटाए थे, इस बार 180 हटा के बाहर खड़े कर देगी। तो ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। अब नियत और नीति दोनों बदलने में मुझे लगता है कि बहुत समय लगेगा और ये जनता ही बदल पाएगी। ये लोग तो सुधरने वाले नहीं, इनसे कोई अपेक्षा मुझे तो कम से कम नहीं। जी राकेश भाई, आप भी और मैं सभी से चाहूंगा, एक तो ये चीज की जो मोदी जी की जो शैली है, अब वो कह रहे हैं कि सब दुनिया को एक संदेश जाना चाहिए हमारी संसद से। क्या संदेश देना चाहते हैं वो समझ से भरे वो। उन्होंने कुछ तो गिनाया कि देखिए 24 के बाद हमारे प्रति कितनी आज भी देश में लोगों का हमारे प्रति वो है, और ये विपक्ष जो है इस तरीके से हंगामा करता है, एक चीज। और दूसरा, ये सारी चीजें जो हैं जिस तरीके से हिंदू मुसलमान और तमाम है, और ये यूपी जो पैटर्न है या चल रहा है मॉडल, आने वाले दिनों में क्या बहुत ज्यादा ये दिखने वाला है, क्योंकि दिल्ली भी उनके लिए इसी तरीके से शायद मिल पाएगा और बिहार भी शायद इसी तरीके से मिल पाएगा। तो सब पर आपकी टिप्पणी राकेश भाई, और मैं राजेश भाई और पुनः राशिद भाई से पूछूंगा। संजीव भाई, देखिए सबसे दुखद बात तो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री ये भूल चुके हैं कि वो जिस समाज से आते हैं, जिस देश में रहते हैं, वो प्रश्नाकुल समाज है। हमारे यहाँ अगर वो सनातन की बात करते हैं तो महाभारत के समय भी जो गीता के प्रवचन है वो प्रश्न और उत्तर ही है। और उस प्रश्नाकुल समाज में आपने प्रश्न करने की बिल्कुल ममानियत कर दी है कि आप जुबान नहीं खोल सकते, सिर्फ सुनिए। संभल की जो बात है, इससे पहले बहराइच भी हुआ है। और अब तो मुझे डर लगने लगा है कि पूरे देश में आने वाले दिनों में, जैसे राशिद भाई ने इशारा भी किया कि 2027 की तैयारी है। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के जो इंस्ट्रूमेंट थे उसमें ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन था। अब ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी उसमें शामिल हो गया। मुझे इस बात की हैरानी है कि इस देश की अदालतें क्या कर रही हैं। ये देश जब आजाद हुआ तो सीधा सीधा कानून बना के 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये बिल्कुल। कानून के हमारी अदालतों को पता नहीं है कि मैं जाके एक आवेदन लगाऊं कि साहब इसमें मंदिर था, उसकी आप सर्वे करा दीजिए। नंबर 1। नंबर 2 है, इस देश में एक मस्जिद नहीं है। कानून में और सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से छोटी बड़ी तमाम मस्जिदें मिला के 6 लाख होती हैं। तो आप तो एक विभाग खोल दीजिए ना सारी मस्जिदों की, आप फिर सर्वे करा लीजिए, हो सकता है सबके नीचे मंदिर मिल जाए। तो ये एक बेवकूफी का एक सनक भरा जो दौर शुरू हुआ है, इसका अंत होने वाला नहीं है। और ये अंत इसलिए नहीं होगा कि अभी हमारी लड़ाई सड़कों पर नहीं आई है। अभी देखिए कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, राहुल गांधी, उन्होंने 2 बार देश को पैदल नापा, जनता से जुड़ने की कोशिश की, जनता को ये समझाने की कोशिश की कि संविधान खतरे में है, प्यार मोहब्बत खतरे में है, नफरत बढ़ रही है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि ये खतरनाक लोग जो हैं पूरे देश में जगह जगह जो बैठे हैं, इनसे निपटने के लिए जिस तैयारी की, जिस जुनून की जरूरत है, वो जनता के भीतर पैदा नहीं हो पा रहा है। अकेला कोई दल या उसके नेता या उसके कार्यकर्ता ये लड़ाई लड़ नहीं सकते। ये लड़ाई जनता को लड़नी पड़ेगी। संभल की लड़ाई को देख करके तो मुझे हैरानी होती है कि 800 लोगों के खिलाफ आपने मुकदमा दायर कर दिया, यानी कि पूरे के पूरी बस्ती के आपने आरोपी बना दिया। आपने और सारे उसमें वीडियोस राकेश भाई, सारे वीडियोस आपके पास आ गए, आपके पास वो हथियार मिल गए, लेकिन जिनको गोली लगी, आप कहते हो कि पुलिस की गोली से नहीं मरे, वो आपको वीडियोस नहीं मिल पाए। ये भी एक विडंबना है। नहीं, वो मिलेंगे भी नहीं क्योंकि वो उन्हें चाहिए भी नहीं, उन्हें तो हमें मालूम है उनको चाहिए ही नहीं ना दिखाना है। ये जी तो मैं जी उनकी ये बता रहा हूं कि कैसे हो रहा है, कैसे आप चीजों को टर्न करते हैं, ये पीछे दिख रहा है।
संजीव जी, संभल में 4 या 5 लोग मारे गए हैं पुलिस की गोली से, और मणिपुर में 1.5 साल में 300 से ज्यादा ऑफिशियल मारे जा चुके हैं। उनको खून खराबे से कोई डर ही नहीं लगता, उनको तो रोमांच होता है अगर वो खून फैलता देखते हैं, चाहे संभल में देखें, चाहे बहराइच में देखें, चाहे इम्फाल में देखें, तो उन्हें तो रोमांच होता है। तो राजनीति में जब बहता हुआ खून किसी के रोमांच की वजह बन जाए, तो वहां लोकतंत्र के लिए कोई गुंजाइश रोमांच बचती क्या, नहीं मतलब है। उसमें वोट की जो राजनीति है, पूरे का पूरा कैसे वोट हासिल किए जाए, पूरा खेल तो वो है सर। चलिए, ठीक है, जी यहीं से ही। जी 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 जी।